आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एमआरएफए को टेटबीएफ के लिए कैंसिल कर दिया गया है या फिर एमआरएफए को ऑर्का के लिए कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि अल्फा डिफेंस के द्वारा 1 अप्रैल को ऐसे ही मजाक में एक रिपोर्ट सामने रखी गई थी, या ट्वीट कह लें। उसके बाद से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इस बात का गलत मतलब निकाला, जबकि वो पूरी तरीके से मजाक था। और इस बात की क्लैरिफिकेशन अल्फा डिफेंस ने खुद भी दे दी है कि उन्होंने ये मजाक में कहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसको गंभीरता के साथ लिया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या वाकई भारतीय वायुसेना का एमआरएफए प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष ने जो रिपोर्ट सामने रखी है, जहां पर उन्होंने ये क्लेम किया है कि भारतीय वायुसेना टेटबीएफ के लिए एमआरएफए को कैंसिल कर सकती है, वो मैंने भी कहा ना कि वो मजाक को ही गलत तरीके से ले गए, तो ये उसी का एक हिस्सा था। देखिए, एमआरएफए प्रोग्राम एक अलग प्रोग्राम है। एमआरएफए के अंतर्गत 114 फाइटर्स की जरूरत है, जो कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हो। और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि इसमें जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, ये निकली थी वर्ष 2019 में, जिसके बाद से ये दावा किया गया था कि उस दौरान भारत ने नए नए राफेल फाइटर्स को लिया था, तो संभावित था कि जल्दी ही कोई बड़ा निर्णय हमें लेते भारतीय वायुसेना दिखाई पड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अभी चल रहा है 2024 और 2024 का अप्रैल आ गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से एमआरएफए को लेकर के कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, जिसको लेकर के लोगों के मन में यह संशय बैठ गया कि शायद भारतीय वायुसेना वाकई एमआरएफए को स्क्रैप कर सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या एमआरएफए को स्क्रैप करना इतना आसान है। देखिए, भारतीय वायुसेना की पहले हमें रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। टू फ्रंट वॉर की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, और इस समय भारतीय वायुसेना 30 से 32 स्क्वाड्रन को ही बेयरली मेंटेन कर पा रही है। उसमें भी डर इस बात का है कि अगर जो हमारे नए फाइटर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं आए, तो हमें जो घटती स्क्वाड्रन क्षमता है इससे जूझते रहना पड़ेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं मिग-21 बाहर हो रहे हैं, मिग-27, मिग-23 बाहर हो चुके हैं, और 2030 तक जो हमारे जैगुआर की इनिशियल वेरिएंट है, मिग-29 की इनिशियल वेरिएंट है, ये भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में इनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर एमआरएफए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि एमआरएफए के अंतर्गत 114 जो कह सकते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये भारत में बनाए जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिली है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू नहीं किया जाएगा। हालांकि रिपोर्ट्स में ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी हो चुकी हैं, और जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलेगी, उसके तुरंत बाद ये जो टेंडर है ये आगे बढ़ेगा, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू किया जाएगा। अब लोगों का ये कहना है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अगर इशू होता है, तो फिर टेक्निकल राउंड में, टेक्निकल इवैल्यूएशन में काफी टाइम लगेगा, जिसके बाद एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करते करते 2027 या 28 तक का टाइम भी आ सकता है। तो हमने पहले भी बताया था और हम आज भी बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो एयरक्राफ्ट जो MMRCA-1 में टेक्निकल इवैल्यूएशन को पूरा कर चुके हैं, उनको दोबारा इस राउंड से गुजरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उनमें कोई मेजर मॉडिफिकेशन ना की गई हो। तो ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है ये अभी पूरी तरीके से जीवित है और चल रहा है। प्रबल दावेदारों की बात करें तो अब प्रबल दावेदार 3 ही माने जा रहे हैं। पहला होगा राफेल F4 स्टैंडर्ड, जो कि सबसे ऊपर है। दूसरा होगा F-15EX, जो कि बोइंग के द्वारा बनाया जाता है। और तीसरा एयरक्राफ्ट है साप का ग्रिपेन, और इन्हीं के बीच में जो मेन कंपटीशन है ये बताया जा रहा है। बात करें Su-35 और मिग-35 की, या फिर लॉकहेड के F-21 की, तो ये कंपटीशन से अनऑफिशियली बाहर हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने पहले भी कह दिया है कि सबसे ज्यादा संभावना ये है कि वही एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में होंगे और कॉमनैलिटी को शेयर करेंगे। तो उस सेंस के हिसाब से यहाँ पर राफेल F4 स्टैंडर्ड के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। हालांकि फिर भी प्राइस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की प्राइस और ओवरऑल उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे, इसका भी ध्यान इंडियन एयरफोर्स को रखना पड़ेगा। अब नितिन गडकरी सर ने जो बयान दिया था हाल ही में, उसके बाद उत्साह चरम पर था, और ये माना जाने लगा था कि या तो राफेल की एक गवर्नमेंट डील हमको देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, या फिर टेंडर प्रोसेस के अंतर्गत राफेल सिलेक्ट किए जा चुके हैं, बस एक औपचारिकता ही है उनका नाम अनाउंस करना। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और ओपिनियन को हम भारतीय वायुसेना का आधिकारिक बयान नहीं समझ सकते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राफेल के चांसेस 90% से ज्यादा है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या राफेल
अगर हम भारत में बनाते हैं तो हमें तय किए गए समय के हिसाब से मिल जाएंगे, क्योंकि अगर हम डसाल्ट एविएशन की ऑर्डर बुक की बात करें तो वो 200 को पार कर चुकी है। और कुछ मीडिया आउटलेट्स तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जो नए कस्टमर हैं उन्हें नए फाइटर जेट के लिए तकरीबन 5 वर्षों से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में वो लोग जो ये सोचते हैं कि अगर हमने राफेल की डील फाइनलाइज कर दी तो हमें 1 से 1.5 वर्ष में एयरक्राफ्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, फ्रांस अपने राफेल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आतुर है और वो अभी इस समय भारत की तरफ देख रहा है। और भारत के साथ वो मिल करके राफेल के जो सेकंड प्रोडक्शन लाइन है ये भारत में स्टैब्लिश कर सकता है, इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब राफेल एक उचित संख्या में ऑर्डर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत अगर सिर्फ 36 या 30 राफेल का ऑर्डर प्लेस करता है तो पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन लाइन है ये भारत में आ जाएगी। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये नंबर अगर 60 को पार कर जाते हैं तो फिर जो डसाल्ट एविएशन है भारत में इनका निर्माण नागपुर में शुरू कर सकती है। तो यहाँ पर स्पष्ट है चीजें कि प्लानिंग काफी बड़ी है, लेकिन अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को समय का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम एक मान लेते हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमें 2032 तक ही मिलने हैं, तो ये वो दौर होगा जब तेजस मार्क 2 ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर रहे होंगे, एमका मार्क 1 बन चुके होंगे और टेडबीएफ भी बन के तैयार हो चुका होगा। और इसी बात को आधार बना करके जो न्यूज एजेंसीज हैं वो ये दावा कर रही हैं कि टेडबीएफ के लिए एमआरएफए को कैंसिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि एक बार को हम मान भी लेते हैं कि ये न्यूज सही है, तो क्या वाकई टेडबीएफ के एयरफोर्स वेरिएंट को लेकर के भारतीय वायुसेना इंटरेस्टेड है? तो भारतीय वायुसेना की तरफ से ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट अभी सामने नहीं रखी गई है, क्योंकि अभी कोई टेडबीएफ भी बनके तैयार नहीं है। और जब तक ये एक का प्रोडक्शन में नहीं आ जाता तब तक आप इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो ऐसे में एमआरएफए प्रोग्राम को आप टेडबीएफ से जोड़ के नहीं देख सकते। और कभी भी अगर कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आती है तो पहले आप ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करिए, क्योंकि आमतौर पे कभी कभी सोर्सेस के हिसाब से गलत जानकारियां भी देती जाती है, जिनके आधार पे जो इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो लिख जाते हैं। अभी तक जहां हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से भारतीय वायुसेना जो प्रपोजल्स हैं इनको इवेलुएट कर रही है, और प्रपोजल को इवेलुएट करने के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम यही आशा करेंगे कि जो एमआरएफए है इस पे रिजल्ट हमें, या इस पे जो अनाउंसमेंट है बड़ी, कि 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में कर दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तब भी डील को फाइनलाइज होने में 2026 से 27 तक का एक संभावित समय लग सकता है। ये समय कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना की जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इस चीज से पूरी तरीके से कह सकते हैं जागरूक होगी, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ डिले हो रही है या कुछ देर हो रही है तो कुछ कारण होगा उसके पीछे। अब वो कारण तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी अब ये जो एमआरएफए है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये कैंसिल होता है तो फिर हमें दूसरे रिप्लेसमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।